Hello everybody, I hope you all are doing good. I am Deepika from LearnoHub, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। तो आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 8 बायोलॉजी के नेक्स्ट चैप्टर की एंड द चैप्टर इज नर्वस सिस्टम। बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। कोऑर्डिनेशन मतलब कि अलग अलग कंपोनेंट्स का मिलकर एक दूसरे के साथ काम करना और फाइनली जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफिल करना। तो अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो हमारे पास क्या है, अलग अलग लाइफ प्रोसेसेस हैं। जैसे हमने पढ़े डाइजेस्टिव सिस्टम या डाइजेशन एक लाइफ प्रोसेस है, रेस्पिरेशन एक लाइफ प्रोसेस है, सर्कुलेशन एक लाइफ प्रोसेस है। तो हमारी बॉडी में काफ़ी सारे लाइफ प्रोसेसेस चल रहे हैं जो आपस में जो अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन आपस में कोऑर्डिनेट भी कर रहे हैं ताकि हमारी बॉडी एज अ होल हेल्दी रहे और हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हों। तो इसको कैसे समझेंगे? मान लो एक छोटा सा जोन मान लेते हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपके टीचर्स हैं और आप हो। अब आपका कोई एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप चाह के भी बहुत अच्छा कर नहीं पा रहे हो, लेकिन आप कर सकते हो, है ना? तो ऐसा तो कुछ नहीं है जो आप नहीं कर सकते हो। तो अब क्या होगा कि पहले तो आपके टीचर्स और आपके पेरेंट्स मिलकर उन जोन्स को आइडेंटिफाई करेंगे। उन जोन्स को आइडेंटिफाई करने के बाद आपके पेरेंट्स और आपके टीचर्स कंबाइंड एफर्ट डालेंगे ताकि आप उस जोन में इंप्रूव कर पाओ। से आपको बायोलॉजी बिल्कुल समझ नहीं आ रही है तो आपके टीचर्स और आपके पेरेंट्स साथ में ये सॉल्यूशन निकालेंगे कि हम इस सब्जेक्ट को कैसे इंप्रूव करा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सब अपने आइडियाज पोर कर रहे हैं और फाइनली यहाँ पर सारे टीचर्स अपने आइडियाज पोर कर रहे हैं। पेरेंट्स जो है वो उस चीज़ को ग्रास्प कर रहे हैं कि हाँ, मेरा बच्चा इस चीज़ में वीक है और ऐसे करने से वो इम्प्रूव हो सकता है। तो अब फाइनल डिसीजन जो है आपका, जो आपकी स्टडी से रिलेटेड है, वो लेंगे आपके पेरेंट्स कि हाँ, मुझे इस टीचर की ये बात सही लगी और ये मेरे बच्चे के लिए सही है। तो यहाँ पर जो आपके पेरेंट्स हैं ना, वो है एक तरह से वो मेन ऑर्गन, जो वाइटल ऑर्गन्स होते हैं, जैसे ब्रेन है हमारी बॉडी में, ठीक है? तो वो ये वाइटल ऑर्गन है जो ये डिसाइड करेगा कि बॉडी में अच्छा ये टीचर्स ने जो प्रॉब्लम्स बताई हैं, तो टीचर्स मान लो अलग अलग ऑर्गन सिस्टम है, तो अच्छा ये प्रॉब्लम्स हैं। तो अब ब्रेन डिसाइड करेगा, सब अपनी अपनी इनपुट्स दे चुके हैं टीचर्स, अब ब्रेन डिसाइड करेगा कि आपको कैसे इंप्रूव कराना है और आपको बैक टू नॉर्मल कैसे लेके आना है। सो दिस इज हाउ आर बॉडी ऑल्सो फंक्शंस, ठीक है? तो हमारी बॉडी भी कुछ इसी तरह से फंक्शन करती है कि अलग अलग ऑर्गन्स जो हैं वो अपना काम करते रहते हैं। कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो डायरेक्टली हमारे मेन ऑर्गन्स तक जाती है और उसके बाद एक ऑर्गन है जो ये डिसाइड करता है कि अब इस प्रॉब्लम से हमें कैसे डील करना है और फाइनली वही सॉल्यूशन देता है। और बाकी सब, जैसे आप हो, आपके पेरेंट्स ने बोला कि बेटा अब आपको LearnoHub की क्लासेस लेनी पड़ेंगी क्योंकि आप यहाँ पर वीक हो। आप DPP भी कर सकते हो, आप ऑनलाइन टेस्ट भी कर सकते हो, आप नोट्स भी देख सकते हो, आप वीडियो लेक्चर्स भी देख सकते हो। तो अब फाइनली आप क्या करोगे? आप वही करोगे जो आपके पेरेंट्स ने आपको कहा है, ठीक है? तो अब आपके पेरेंट्स ने जो कहा है वो आपने प्रिसीव कर लिया कि अच्छा अब ऐसा बोला है तो ऐसा ही करना है। तो वैसे ही हमारी बॉडी के बाकी ऑर्गन्स करते हैं कि ठीक है, अब ये मेजर ऑर्गन ने बोला है कि ये प्रॉब्लम है, ये ऐसे सॉल्व होंगी, तो अब जैसा ये ऑर्गन बोलेगा हम वैसा करते जाएंगे और फाइनली क्या होगा, फाइनली हम उस सिचुएशन से डील कर पाएंगे और उससे बाहर निकल पाएंगे, ठीक है? तो समझ आ गई ये बात? ओके, सो नेक्स्ट कमिंग ओवर हियर इज द टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन के दो टाइप्स हैं, एक है नर्वस और दूसरा है केमिकल। तो नर्वस कोऑर्डिनेशन जो है उसको कंट्रोल करता है या कोऑर्डिनेट करता है हमारा नर्वस सिस्टम। अब ये जो नर्वस सिस्टम है इसमें सिर्फ ब्रेन नहीं आता है, इसमें स्पाइनल कॉर्ड भी आती है, इसमें नर्व्स भी आती हैं और इसमें सेंस ऑर्गन्स भी आते हैं। तो हमने एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ा था, याद है ना? तो वो वाला पार्ट अगर हम छोड़ दें, क्योंकि वहां पर भी बॉडी में काफी कोऑर्डिनेशन हो रहा था, करेक्ट? लेकिन ये जो कोऑर्डिनेशन है ये
केमिकल्स के यहाँ पर इसके लिए कुछ मेजर ऑर्गन्स हैं, कुछ मेजर पार्ट्स हैं हमारी बॉडी के जो डील कर रहे हैं, जिसमें मेजरली है ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, बहुत सारी नर्व्स और कुछ हमारे सेंस ऑर्गन्स। कौन कौन से सेंस ऑर्गन्स हैं? 5 हैं, ठीक है, आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन, करेक्ट? ओके, सो नाउ द नेक्स्ट वन इज, अब एग्जाम्पल ले लेते हैं नर्वस कंट्रोल का। अब मान लो कि आपको ना बहुत ज़्यादा भूख लगी है, तो क्या होगा? आपको जैसे ही ऐसा दिखेगा ना कि आज तो टेबल पे खाना लगा दिया है मम्मी पापा ने, अब क्या करोगे? अब भागते हुए जाओगे, बैठोगे, खाना प्लेट में डालोगे, आपकी बाजू जो है वो मूव करेगी, खाना माउथ तक आएगा, आपका माउथ ऑटोमेटिकली च्यू करेगा, अब वो खाना स्वॉलो होके आपकी एलिमेंट्री कैनाल में जाएगा एंड फाइनली जब आप इनफ खाना खा लोगे तो आपकी बॉडी में सेवरल प्रोसेसेस होंगे जो आपकी बॉडी को ये बताएंगे कि भाई अब शांत हो जाओ, हंगर को शांत होने को बोलेंगे, ताकि आपकी बॉडी जो है अब उसको ये समझ आ जाए कि अब आपने खाना खा लिया है और अब आपको भूख नहीं लगी है। क्लियर? नेक्स्ट है, मान लो आप कोई गेम खेल रहे हो, जैसे टेनिस खेल रहे हो, तो टेनिस में भी ना बॉल कहाँ से आ रही है, बॉल को कहाँ को मारना है, सो दिस इज ऑल कोऑर्डिनेशन, आपके हैंड का, आपकी लेग्स का, आपके आईज की मूवमेंट का, तो आपकी टांगे भागेंगी कि बॉल उस तरफ आ रही है, सो यू विल रन टुवर्ड्स दैट साइड, और इन टर्न आपकी बाजू जो है वो मूव करेगी ताकि आप रैकेट से उस बॉल को मारो, ठीक है? अब साथ ही साथ जब वो बॉल वहां गई है, अब आप देखोगे कि जो सामने वाला प्लेयर है वो कहाँ है, तो अगर मुझे उसको हराना है तो मुझे कुछ ट्रिक तो करना पड़ेगा, ठीक है? ट्रिक इन द सेंस गुड ट्रिक, ठीक है? तो आप बॉल को कहाँ फेंको ताकि वो उसको टच ना कर पाए, ठीक है, वो वापस से आपकी तरफ बॉल को ना फेंक पाए। सो दिस इज ऑल कोऑर्डिनेशन, दैट इज अ नर्वस कोऑर्डिनेशन, करेक्ट? अब मान लो आपको चोट लगी है, तो अब एक बार चोट लग गई तो अब आपको हील होने के लिए आपको आराम देना पड़ेगा, रेस्ट देना पड़ेगा, आपको मूव नहीं करना है। सो दिस इज ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय योर नर्वस सिस्टम, करेक्ट? अब नेक्स्ट हम आते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन पे। जैसे मैंने बताया था कि एंडोक्राइन सिस्टम हमने पढ़ा है, तो एंडोक्राइन सिस्टम जो है ना उसमें हमने काफ़ी सारे ऑर्गन्स, काफ़ी सारे ग्लैंड्स हम पढ़ते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो कुछ हॉर्मोन्स सिक्रीट करते हैं, इन्हीं हॉर्मोन्स को हम केमिकल मैसेंजर्स बुलाते हैं। तो ये केमिकल मैसेंजर्स क्या करते हैं, जब हम एक अटैक वाली सिचुएशन में हैं, मान लो कि आपको डॉग से डर लगता है और आपके पास में एक डॉग आ गया और वो आपके पीछे भागना शुरू कर दिया, अब आपको सिचुएशन को एस्केप करना है, तो क्या होगा, जैसे ही आपको दिखेगा डॉग वैसे ही आप एकदम मुड़ोगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में भागना शुरू कर दोगे, आपकी जो लेग्स हैं वो इतनी फास्ट भागेंगी ना कि आपको ज़रूर बचा लेंगी, ठीक है? सो दिस इज अ केमिकल कोऑर्डिनेशन जो हॉर्मोन्स की हेल्प से होता है। सो नाउ कमिंग ऑन टू द फंक्शंस ऑफ नर्वस सिस्टम, तो इस चैप्टर में ना हम सिर्फ नर्वस सिस्टम की बात करेंगे और जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है उसकी बात बिल्कुल नहीं करेंगे। तो यहाँ पर पहला फंक्शन नर्वस सिस्टम का ये है कि ये हमें इन्फॉर्म्ड रखता है आउटसाइड वर्ल्ड से। तो आउटसाइड वर्ल्ड है तो हमारे पास है सेंस ऑर्गन्स, ठीक है? तो अब हमारे आसपास क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या चीज़ें हो रही हैं हमारे पास, ये सारी चीज़ें हमें हमारे सेंस ऑर्गन्स बताते हैं और फाइनली ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे वाइटल ऑर्गन्स तक पहुंचती है जहां पर उनको प्रोसेस किया जाता है। द नेक्स्ट इज इट एनेबल्स अस टू रिमेंबर, थिंक एंड रीजन, याद रखना, चीज़ों को याद रखना कि पहले भी ऐसा कुछ हुआ था तो अब हमें कैसे रिस्पॉन्ड करना है सेम सिचुएशन में। दूसरा, सोचना कि अच्छा ऐसा हुआ था तो अब ऐसा हमने किया था लेकिन अब इस बात से बात बन नहीं रही है, अब क्या करें, ठीक है? तो सोचना और फिर रीजन आउट करना कि ये हो रहा है तो ये बार बार ऐसी ही चीज क्यों हो रही है, ठीक है? कि अब मैंने बायो का एक चैप्टर पढ़ा लेकिन अब मैं भूल कैसे गई, तो हो सकता है कि मैंने प्रैक्टिस ना किया हो सकता है मैंने क्वेश्चंस सॉल्व ना किए हों। सो यू ट्राई टू रीजन आउट द थिंग्स बिकॉज ऑफ योर नर्वस सिस्टम। द नेक्स्ट इज इट कंट्रोल एंड हार्मोनाइजेस ऑल द वॉलंटरी मस्कुलर एक्टिविटीज। तो जितनी भी आपकी मस्कुलर एक्टिविटीज हैं, मतलब मसल्स से जो इन्वॉल्व हैं, जैसे आर्म्स की मसल्स है, मान लो आपने हाथ में एक बुक पकड़ी है, आपने हाथ में आइसक्रीम पकड़ी है, या फिर आप भाग रहे हो या जॉगिंग कर रहे हो, सो ऑल दोज
are controlled by your nervous system. The next is it regulates involuntary activities. Okay, so voluntary activities are under your will, right? Whereas involuntary activities are not under your विल. जैसे बुक को पकड़ना है हाथ में, सो दैट इज अंडर योर विल कि अब भाई मुझे बुक पकड़नी है, तो आप उठाओगे, पकड़ लोगे. लेकिन आपका हार्ट बीट कर रहा है, आपका ब्लड सर्कुलेट हो रहा है बॉडी में, आपके सेल्स में ऑक्सीडेशन हो रही है खाने की, जिससे एनर्जी आ रही है. सो दीज आर द थिंग्स विच आर नॉट अंडर योर कंट्रोल, सो दे आर द इनवॉलंटरी एक्टिविटीज. तो हमारा नर्वस सिस्टम वॉलंटरी एक्टिविटीज को तो कंट्रोल करता ही है, साथ में इनवॉलंटरी एक्टिविटीज को भी कंट्रोल करता है. नाउ कमिंग ऑन टू द न्यूरॉन. तो हमने न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पहले भी सुना है, पढ़ा है, ठीक है, जब हमने एनिमल सेल्स के बारे में, एनिमल टिश्यूज के बारे में पढ़ा था. तो न्यूरॉन क्या है? न्यूरॉन बेसिकली एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है. इट इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर नर्वस सिस्टम. ठीक है, तो यहाँ पर हमारे नर्वस सिस्टम में कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिन्हें हम नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स बोलते हैं. तो ये जो न्यूरॉन होता है ना, हमें ऑलरेडी पता है कैसा दिखाई देता है, कुछ ऐसा दिखाई देता है. इसमें हम इस पोर्शन को सिर्फ याद रखने के लिए इसको हेड मान लेते हैं और इसको टेल मान लेते हैं. ठीक है, हेड मतलब कोई चीज यहां से शुरू होगी और नीचे तक जाएगी, करेक्ट. तो इस हेड पोर्शन को हम यहां पर इसको बुलाते हैं साइटोन. ठीक है, तो ये है साइटोन और ये वाला जो पोर्शन है इसे हम बुलाते हैं एक्सॉन. ठीक है, तो ये जो ऊपर वाला हेड पोर्शन है दिस इज साइटोन और नीचे वाला है एक्सॉन. तो थोड़ा सा और डिटेल में इसको लेबल करते हैं. तो यहां पर अगर आप देखोगे तो ये सेंटर में क्या है? सेंटर में है, सीधी सी बात है, न्यूक्लियस है. ठीक है, ये क्या है? इसे हम बुलाते हैं सेल बॉडी या फिर हम इसे साइटोन भी बुलाते हैं. ठीक है, साइटोन के बाहर ना कुछ साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस होती हैं जिन्हें हम बुलाते हैं डेंड्राइट्स. क्या बुलाते हैं? डेंड्राइट्स, करेक्ट. अब इसी साइटोन से एक लॉन्ग सा एक चैनल या फिर एक टेल जैसी निकलती है जिसको हम बुलाते हैं एक्सॉन. क्या बुलाते हैं? एक्सॉन. और इस लंबी सी जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ना, इसके एंड में भी कुछ, इसका भी कहीं ना कहीं एंड है. तो इसका जो एंड है उसे हम बुलाते हैं एक्सॉन टर्मिनल. ठीक है, या फिर हम इसे कई बार नर्व एंडिंग्स के नाम से भी पढ़ते हैं. सो दैट इज वन एंड द सेम थिंग. ठीक है, अब मैं हमेशा जब भी ये पढ़ाती हूँ ना, मैं हमेशा इसको हेड और टेल करके मानती हूँ कि एनीथिंग और एवरीथिंग दैट स्टार्ट्स इज फ्रॉम योर हेड एंड इट गोज अप टिल योर टेल. ठीक है, और से अगर यहाँ पर बात करें तो फीट. ठीक है, तो यहाँ पर ना इसका रीजन ये है कि जब भी इसका मेन काम पता है क्या है? नर्व सेल का या न्यूरॉन का, इसका मेन काम है सिग्नल्स को ट्रांसफर करना. तो यहाँ पर जो सिग्नल ट्रांसफर होते हैं वो यूनिडायरेक्शनल होते हैं. कैसे होते हैं? सो दे आर यूनिडायरेक्शनल. क्लियर? यूनिडायरेक्शनल मतलब एक जगह से शुरू होंगे और दूसरे एंड तक जाएंगे. तो इसमें जो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट है सिग्नल की, दैट इज फ्रॉम हियर टू हियर, फ्रॉम हेड टू द टेल, फ्रॉम डेंड्राइट्स टू द एक्सॉन एंडिंग्स और द नर्व एंडिंग्स. बात समझ आ गई? तो बस ये जो लेबलिंग है ना इसकी, वो हमें इतनी ही याद रखनी है, इससे ज्यादा है नहीं. ठीक है, अब इसके बाद ना एक क्वेश्चन आता है कि अभी तक तो हमने यही पढ़ा था कि न्यूरॉन्स होते हैं जो स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं हमारे नर्वस सिस्टम के. लेकिन ये जो न्यूरॉन्स होते हैं ना, ये 3 तरह के होते हैं. कौन कौन सी तरह के होते हैं? सो दे आर सेंसरी, मोटर एंड एसोसिएशन. एसोसिएशन को ना कई बार कई जगह पर इंटर न्यूरॉन भी बुलाया गया है. ठीक है, सेंसरी मतलब जो कोई चीज को सेंस कर रहे हैं. इसका मतलब क्या है कि ये हमारे सेंस ऑर्गन्स में प्रेजेंट है, कि जैसे मेरी आंखों में है या मेरे नाक में है या मेरे स्किन में है या मेरी टंग में है, तो या मेरे ईयर्स में है. तो ये मेरे ना
मेरे नहीं, मतलब आपके भी ये सेंस ऑर्गन्स में प्रेजेंट है। तो सेंस ऑर्गन जब कोई भी चीज को रिसीव करेगा, मान लो मेरी आंखों ने कोई चीज देखी, तो ये जो रिसीव हुआ है, ये जो इम्पल्स आई है, ये जाएगी मेरे ब्रेन तक या मेरी बॉडी के इंपॉर्टेंट पार्ट तक, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो सेंसरी न्यूरॉन है ना, ये वो न्यूरॉन्स हैं जो चीज़ों को सेंस करते हैं और हमारे सेंस ऑर्गन्स में प्रेजेंट होते हैं। तो ये इम्पल्स को शुरू करते हैं सेंस ऑर्गन से और इनको हमारे ब्रेन तक लेकर जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हैं ये डेंड्राइट्स, इन डेंड्राइट्स ने सेंस किया कुछ, ठीक है। अब ये जो है ये सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू सेल बॉडी में गया और ये हमारी आ गई इस सेल बॉडी की या फिर इस न्यूरॉन की नर्व एंडिंग्स, करेक्ट। यहां पर आपको बिल्कुल ऐसे चिपके हुए न्यूरॉन्स दिखाई दे रहे हैं, बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। अब यहां पर नेक्स्ट क्या होता है कि ये जो हमारी सेल बॉडी है ना, इस सेल बॉडी में फिर से क्या है, बस ऐसे ही छोटे छोटे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस होती हैं जिन्हें हम डेंड्राइट्स बुलाते हैं। तो ये जो डेंड्राइट्स है ना, अब ये किस में प्रेजेंट है, नेक्स्ट न्यूरॉन में। तो यहाँ पर नर्व एंडिंग्स जो हैं ये इस सिग्नल को पास कर देंगी इनटू दीज डेंड्राइट्स, ठीक है, मतलब नेक्स्ट न्यूरॉन को। ये न्यूरॉन क्या करेगा, ये आगे को इंफॉर्मेशन पास करता जाएगा। तो मतलब ये जो न्यूरॉन्स होते हैं ना, ये बहुत लंबे लंबे सेल्स नहीं होते, छोटे छोटे सेल्स होते हैं, लेकिन बहुत मिलियंस में होते हैं ये हमारी बॉडी में। तो ये छोटा छोटा जो सेल है ना, ये अब आगे को पास करेगा, इसके बाद एक और होगा वो आगे को पास करेगा, ऐसे करते करते फाइनली ये जो इम्पल्स है ये पहुंचती है हमारे ब्रेन में। ब्रेन से अब क्या होता है, जब एक बार ये इम्पल्स हमारे ब्रेन में पहुंच जाती है, तो ब्रेन में पहुंचने के बाद ये पूरी इम्पल्स को कैलकुलेट करता है कि अच्छा ये ऐसे होगा तो ये ऐसे होगा। तो अब क्या करता है, हमारा ब्रेन रिस्पॉन्ड करता है और फाइनली एक इम्पल्स देता है और वो जाती है थ्रू मोटर न्यूरॉन। कहाँ पर जाती है, हमारे टारगेट ऑर्गन में, ठीक है। तो जो यहां पर न्यूरॉन है दिस इज मोटर न्यूरॉन, और ये जो बीच में है दिस इज इंटर न्यूरॉन और एसोसिएशन न्यूरॉन, करेक्ट। तो ये जो न्यूरॉन है ना, ये एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को बस इंपल्स ट्रांसफर करने का काम करते हैं। तो इसको ना एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो कि एक डॉग देखा आपने और आप डर गए कि अब वो मुझे काट लेगा, तो आपने कैसे सेंस किया, या तो आपने आंखों से देखा होगा या तो आपने कहीं पे किसी डॉग को बार्क करते हुए सुना होगा, है ना। तो मान लो कि आपने डॉग को देखा है, तो आपकी जो आईज में जो सेंसरी न्यूरॉन्स है उन्होंने वो सेंस किया। अब सेंसरी न्यूरॉन्स ने जैसे ही सेंस किया, वो एसोसिएशन न्यूरॉन्स को या इंटर न्यूरॉन्स को वो सारी इंफॉर्मेशन पास हो गई। वहाँ से पास होने के बाद वो आगे से आगे न्यूरॉन्स को पास होती रही, फाइनली वो हमारे ब्रेन में पहुँच गई इंफॉर्मेशन, ठीक है। ब्रेन में पहुँचने के बाद अब ब्रेन ने क्या किया, ब्रेन ने बोला कि अब क्या करेंगे, अब भागेंगे ताकि बच पाए। तो अब ये इंफॉर्मेशन आपके मोटर न्यूरॉन्स को जाएगी और आप भागना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो अब आप भागोगे और खुद को बचाओगे। सो दैट इंफॉर्मेशन विल बी टेकन टू योर लेग्स, क्योंकि आप लेग से भागोगे तो आपके टारगेट ऑर्गन यहाँ पर क्या है, लेग्स हैं। तो ये पूरी इंफॉर्मेशन फटाफट से आपके मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू आपकी लेग्स को आएगी और आपकी मसल्स जो हैं वो एक्टिव हो जाएंगे और आप भागना शुरू कर दोगे। सो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स दैट आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी। सो आई होप क्लियर है, और अगर क्लियर नहीं है तो इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल और भी देख लेते हैं कि सेंसरी न्यूरॉन्स क्या है। सेंसरी न्यूरॉन्स वो न्यूरॉन्स हैं जो इम्पल्स को कैरी करते हैं सेंस ऑर्गन से स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन तक, ठीक है। दूसरा है हमारे मोटर न्यूरॉन्स। तो मोटर न्यूरॉन्स क्या हैं, ये वो न्यूरॉन्स हैं जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से हमारी इम्पल्सेस को शुरू करते हैं और वो मसल्स और ग्लैंड्स तक लेकर जाते हैं। द नेक्स्ट वन इज एसोसिएशन और इंटर न्यूरॉन्स। तो ये जो एसोसिएशन और इंटर न्यूरॉन्स होते हैं, ये बीच के न्यूरॉन्स होते हैं जो ट्रांसमिट करते हैं इम्पल्स को एक न्यूरॉन से नेक्स्ट न्यूरॉन को। सो दे आर द एसोसिएशन न्यूरॉन्स। तो आई होप ये सारे के सारे आपको समझ आए हैं। जैसे अगर आप सेंसरी न्यूरॉन्स तो कहाँ पर होंगे, ये होंगे आपकी ऑप्टिक नर्व में। ऑप्टिक नर्व मतलब, ऑप्टिक मतलब आईज, ऑप्टिक नर्व ऑफ आईज, ठीक है। अब ऐसे ही आप बाकी सबके एग्जाम्पल्स मुझे चैट में नहीं,
मुझे आस्क क्वेश्चन सेक्शन पे लिख के बताना कि बाकियों के आप क्या क्या एग्जाम्पल दोगे, या फिर लेट मी गिव यू अ होमवर्क। तो आपका होमवर्क ये है कि आपको एक सिचुएशन इमेजिन करनी है और उस सिचुएशन को इमेजिन करके एक छोटी सी स्टोरी बनानी है और उसमें सेंसरी, मोटर और एसोसिएशन न्यूरॉन्स तीनों लिखने हैं और मुझे बताना है कहाँ पर कौन सा न्यूरॉन है और कहाँ पर कौन सा न्यूरॉन काम कर रहा है। ठीक है, तो करके दोगे। कहां पर आंसर देना है? आस्क क्वेश्चन सेक्शन में। तो मैं वेट करूंगी किसने कौन सी स्टोरी बनाई और क्या आपने सेंसरी, मोटर और एसोसिएशन न्यूरॉन सही जगह पर फिट किए हैं या नहीं किए हैं। लेट अस नाउ टॉक अबाउट अ टर्म कॉल्ड साइनैप्स। तो जब हम न्यूरॉन्स पढ़ रहे थे ना, तीनों टाइप के न्यूरॉन्स, तो मैंने आपको एक चीज बोली थी कि यहाँ पर आपको ऐसा लग रहा है ना कि न्यूरॉन्स जो है वो आपस में इंटरकनेक्टेड है। तो मान लो एक न्यूरॉन ये है, ये इसकी नर्व एंडिंग्स हैं, और एक न्यूरॉन ये है और ये इसका साइटोन है। ठीक है, मतलब ये हेड वाला पोर्शन है और ये टेल वाला पोर्शन है। क्लियर? तो यहाँ पर ये डेंड्राइट्स हैं और ये क्या है? ये नर्व एंडिंग्स हैं। तो अब ये दोनों ना हमें देखने को लगता है कि वो एक दूसरे से ऐसे हैं, जुड़ी हुई हैं, बट दिस इज नॉट ट्रू। इनके बीच में एक माइक्रोस्कोपिक गैप होता है और इस गैप को हम बुलाते हैं साइनैप्स। सो द टर्मिनल ब्रांचेस ऑफ एक्सॉन in one neuron lies very close to the dendrites of the another. So this is called, this terminal branches of axon, so this space, this gap is called as synapse. ठीक है, so it is a small junction used for communication between the two neurons. तो ये देखो, this is neuron 1 and this is neuron 2. इनके बीच में ना एक माइक्रोस्कोपिक गैप है जो हमें यहाँ पर दिखाया गया है। So this is called as synapse. इसे हम साइनैप्स बुलाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? दीज आर द नर्व एंडिंग्स। और ये क्या है? दिस इज, ये इसकी क्या है? डेंड्राइट्स। क्लियर? तो बात समझ आ गई। तो इनके बीच में एक माइक्रोस्कोपिक गैप है जिसे हमने क्या बुलाया है? साइनैप्स। और जब भी, रिमेंबर, जब एक न्यूरॉन के अंदर, जब इस न्यूरॉन के अंदर कोई इंपल्स पास हो रही है ना, वो पास होती है इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में। ठीक है, तो यहां पर क्या है? ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल है। क्लियर? वहीं पर जब दो न्यूरॉन्स के जंक्शन पर, साइनैप्स में, जब इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर हो रहा है तो यहां पर ये होता है केमिकल ट्रांसमिशन। क्या होता है? ये केमिकल सिग्नल की फॉर्म में ट्रांसमिट होता है और इसको हम क्या बुलाते हैं? वी कॉल इट एज न्यूरो ट्रांसमीटर। ठीक है, इसको हम न्यूरो ट्रांसमीटर बुलाते हैं। ठीक है, बात समझ आ गई है? सिंपल, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में और केमिकल फॉर्म में। तो जब भी एक न्यूरॉन के अंदर कोई इंपल्स ट्रैवल कर रही है वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में होगी। जब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को जाना है तो बीच में साइनैप्स आता है, तो यहाँ पर केमिकल्स की फॉर्म में ये सिग्नल्स कन्वर्ट होंगे और उनको हम बुलाएंगे न्यूरोट्रांसमीटर्स, जो इस सिग्नल को ट्रांसफर करने में हेल्प करेंगे। सो यहाँ पर केमिकल सिग्नल की फॉर्म में ट्रांसमिशन होगा किसी भी इंपल्स का। सो आई होप दिस मच इज क्लियर। आगे बढ़ते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट अ नर्व। एक नर्व क्या होती है? जब हम बहुत सारे एक्सॉन्स को एक साथ मिला देते हैं तो ये जो बंडल होता है ना एक्सॉन्स का या फिर नर्व फाइबर्स का, जो एक ही ट्यूबुलर शीथ में एनक्लोज्ड होते हैं, तो इन्हें हम क्या बुलाते हैं? इनको हम बुलाते हैं नर्व। And what is the function of this sheath? So remember, every axon has a sheath. ठीक है, तो वो जो हमने एक्सॉन, जो लंबे वाले ब्रांचेस देखे थे ना, जो लंबी वाली टेल्स जो हमने देखी थी, तो दे आर कवर्ड बाय अ शीथ कॉल्ड एज माइलिन शीथ। ठीक है, तो इसके बाहर ये प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है। तो जब ये बहुत सारे न्यूरॉन्स एक साथ क्लस्टर, एक बंडल बना लेते हैं तो उनके बाहर एक शीथ होती है, दैट इज कॉल्ड एज मेड्यूलरी शीथ। और इस शीथ का क्या काम होता है बताओ? इस शीथ का काम होता है सिग्नल्स को मिक्स होने से बचाना। ठीक है, सो इंटर मिक्सिंग ऑफ signals is prevented। बात समझ आ गई? तो यहां पर सिग्नल्स का इंटरमिक्सिंग जो है वो उसको रोका जाता है, बचाया जाता है। क्लियर? सो आई होप ये आपको समझ आ गई है।
अगर आपको कोई भी डाउट आता है कहीं पर भी छोटे से छोटा, प्लीज आस्क इट ऑन आस्क क्वेश्चन सेक्शन ऑफ learnohub.com। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नाउ द काइंड्स ऑफ नर्व्स, किस किस तरह की नर्व्स हैं, कैसी कैसी नर्व्स हमें देखने को मिलती हैं। तो देखो हमने पढ़े थे काइंड्स ऑफ न्यूरॉन्स, तो कौन कौन से थे, सेंसरी, मोटर एंड एसोसिएशन। ठीक है, अब यहां पर जो नर्व्स है ना वो है सेंसरी, मोटर और मिक्स्ड नर्व्स। करेक्ट, तो सेंसरी, तो इसका मतलब क्या है कि इसमें ना सिर्फ और सिर्फ सेंसरी न्यूरॉन्स होंगे, और वो कहां पर होते हैं, वो होते हैं सेंस ऑर्गन्स में, जैसे कि ऑप्टिक नर्व ऑफ आई। तो ये जो ऑप्टिक नर्व है ना आई की, इसमें जितने भी न्यूरॉन्स हैं वो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं। सेंसरी न्यूरॉन्स क्या करेंगे, जल्दी से बताओ, ये सेंस ऑर्गन से रिसीव करेंगे और इस इंपल्स को लेकर जाएंगे आगे की तरफ। ठीक है, जो देखेंगे वो बताएंगे, या जो सुनेंगे वो बताएंगे, जो फील करेंगे वो बताएंगे, जो टेस्ट करेंगे वो बताएंगे। ठीक है, या फिर जो स्मेल करेंगे वो बताएंगे। क्लियर। द नेक्स्ट वन इज द मोटर न्यूरॉन, तो मोटर नर्व, तो मोटर नर्व में सिर्फ और सिर्फ मोटर न्यूरॉन्स होते हैं। कौन होते हैं, मोटर न्यूरॉन्स। तो यहाँ पर जो नर्व्स है दे आर गोइंग टू ऑल द मसल्स ऑफ द आईबॉल। तो अब यहाँ पर क्या होगा, मोटर न्यूरॉन का क्या काम है कि एक बार सिग्नल ब्रेन पर पहुंच गया तो सिग्नल के बाद ना अब जो भी ब्रेन ने डिसीजन सुनाया कि आंखें बंद करनी है, खोलनी है, या अपना फेस टर्न कर लेना है ताकि आप वो चीज़ ना देख पाओ, या कुछ भी, तो वो जो सिग्नल है ना वो आपके मोटर नर्व्स लेकर जाएंगी, मोटर न्यूरॉन्स लेकर जाएंगे। जैसे कि नर्व्स गोइंग टू द मसल्स ऑफ eyeball। क्लियर, सो दीज आर द मोटर न्यूरॉन्स और द मोटर नर्व्स, जिनके अंदर मोटर न्यूरॉन्स होते हैं, सिर्फ और सिर्फ मोटर न्यूरॉन्स। नाउ कमिंग ऑन टू द मिक्स्ड नर्व्स। ये मिक्स्ड नर्व्स क्या होती हैं, मिक्स्ड नर्व्स वो होती हैं जिनमें सेंसरी न्यूरॉन्स भी होते हैं और मोटर न्यूरॉन्स भी होते हैं। ठीक है, जैसे कि वो नर्व्स जो हमारी टंग में होती हैं। ठीक है, सो नर्व्स विच गोज टू टंग, विच गोज टू टंग। तो हमारी जो टंग है ना, कई बार हम बिना सोचे समझे बोल देते हैं क्योंकि यहाँ पर मिक्सचर ऑफ नर्व्स होता है, तो इसकी वजह से यहाँ पर आप सेंस भी कर सकते हो और आप रिस्पॉन्ड भी कर सकते हो किसी भी सिचुएशन के लिए। ठीक है, तो सेंसरी न्यूरॉन सेंस करने में हेल्प करती हैं और मोटर न्यूरॉन्स आपको रिस्पॉन्ड करने में हेल्प करती हैं। क्लियर, तो आई होप ये आपको समझ आ गया है। आगे बढ़ते हैं हम ह्यूमन नर्वस सिस्टम की तरफ। तो अब हम प्योरली नर्वस सिस्टम पर आने वाले हैं। तो यहाँ पर जो हमारा नर्वस सिस्टम है ना वो सिर्फ एक तरह का नहीं होता है, दो तरह के होते हैं। वन इज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें आता है हमारा ब्रेन और जिसमें आती है हमारी स्पाइनल कॉर्ड। करेक्ट, और दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसमें आती हैं हमारी नर्व्स। तो अगर आप इस पिक्चर को देखो ना तो इसमें एक येलो कलर से कुछ ऑर्गन्स बनाए गए हैं। सो वन इज ब्रेन एंड अनदर वन इज स्पाइनल कॉर्ड। तो ये है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। इसके सिवा जितना भी ये पिंक में आपको नर्व्स दिखाई दे रही है ना, ये सारी की सारी बनाती हैं हमारा क्या, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सारी नर्व जो हमारी बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स तक पहुंच रही हैं, सो दैट मेक्स द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब ये जो नर्वस सिस्टम होता है ना, अगर मैं आपको दो पिक्चर्स दूं तो क्या आप इसमें आइडेंटिफाई कर पाओगे? जल्दी से मुझे बताओ कौन सा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है और कौन सा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। तो देखो, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जहां पर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है। ठीक है, सो दिस इज शोइंग अस द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और क्योंकि यहाँ पर सिर्फ नर्व्स हैं जो हमारी बॉडी के हर ऑर्गन तक पहुंच रही हैं, सो दिस इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। क्लियर,
राइट। अब हम आगे आते हैं, तो यहाँ पर ना जो ह्यूमन नर्वस सिस्टम है वो दो तरह का होता है। कैसा होता है? यहाँ पर होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। दोनों में फर्क क्या है? नाउ द सोमैटिक नर्वस सिस्टम, मतलब ये जो नर्वस सिस्टम के हम टाइप्स पढ़ रहे हैं ना, ये बेसिकली हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के दो टाइप्स हैं, एक है सोमैटिक और एक है ऑटोनॉमिक। ठीक है, तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम मतलब ये एक ऐसा नर्वस सिस्टम है जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, मतलब हमारे ब्रेन को और हमारी स्पाइनल कॉर्ड को कनेक्ट करता है हमारी बॉडी के ऑर्गन से, हमारे मसल से, हमारे स्किन से। तो इसका मतलब यहाँ पर मोटर और सेंसरी दोनों तरह के न्यूरॉन्स जो हैं वो टू एंड फ्रो इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं। हमारे सेंस ऑर्गन्स जो हैं वो ब्रेन को बताएंगे क्या हो रहा है, और इन टर्न हमारा ब्रेन बताएगा हमारे ऑर्गन्स को कि अब रिस्पॉन्ड कैसे करना है। क्लियर? तो यहाँ पर सेंसरी और मोटर दोनों तरह के न्यूरॉन्स होते हैं। दूसरा है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, मतलब ऑटोनॉमिक, मतलब अगर मैं इस वर्ड को पढ़ूँ ना, तो इस वर्ड को पढ़ते ही ना मेरे दिमाग में वर्ड आता है ऑटोमेटिक। ठीक है, मतलब कुछ ऐसी चीजें हैं ना हमारी बॉडी में जो ऑटोमेटिकली हो रही हैं। हमारा हार्ट बीट कर रहा है, हमारे और क्या है, हमारे ब्लड वेसल्स डायलेट कर रही हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट कर रही हैं, मतलब जो भी हो रहा है ना, दिस ऑल इज हैपनिंग अनकॉन्शियसली, इनवॉलंटरी, ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो यहाँ पर जो अनकॉन्शियस लेवल पर जो नर्वस सिस्टम वर्क करता है दैट इज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जो हमारी बॉडी की इनवॉलंटरी एक्टिविटीज को कैरी आउट करता है, दैट इज हार्ट रेट या फिर डायलेशन एंड कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नाउ कमिंग ऑन टू द फर्स्ट मेजर ऑर्गन ऑफ आवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम दैट इज कॉल्ड एज ब्रेन। अब ब्रेन जो है ना, ब्रेन हमारी बॉडी का एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है। ठीक है, जितने भी मेजर डिसीजंस हैं हमारी बॉडी में वो हमारा ब्रेन लेता है। करेक्ट? सो अगर हम एक एडल्ट ब्रेन की बात करें, जैसे मेरे ब्रेन की बात करें, तो मेरे ब्रेन का जो वेट है ना वो मेरे बॉडी वेट में कितना है, कितना ऐड कर रहा है, 1.5 kg, तो मतलब 1.5 किलो का दिमाग है। ओके, तो जब आप भी थोड़ा और बड़े हो जाओगे, जब आप एडल्ट वाली स्टेज पे आ जाओगे, तो आपका दिमाग हो जाएगा 1.5 किलो का। करेक्ट? बहुत है, इतना छोटा सा दिमाग, बहुत कुछ सोचने के लिए। नाउ कंटेन्ड इन अ बोनी बॉक्स, जिसे हम स्कल और क्रेनियम बुलाते हैं। तो ये जो है ना, अगर आप स्केलेटल सिस्टम देखो तो यहाँ पर हमें स्कल दिखाई देता है ना, बहुत सारी बोन्स जो है वो फ्यूज्ड फॉर्म में होती हैं और एक ऐसे बॉक्स सा बना देती हैं, दैट इज स्कल और क्रेनियम। देन इट इज इनक्लोज्ड इन 3 प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन्स। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये स्कल है, लेकिन ब्रेन जो है ना, ब्रेन उसके अंदर काफी एक सॉफ्ट सा टिश्यू है और वो प्रोटेक्ट करता है हमारी बॉडी, मतलब उसको प्रोटेक्ट करती हैं 3 लेयर्स जिन्हें हम बोलते हैं मेनिंजीज। ठीक है, अब ये जो मेनिंजीज होती है ना, मेनिंजीज आपस में ये 3 लेयर्स हैं। मान लो ये वो 3 लेयर्स हैं जो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रही हैं, जिनको हमने क्या बुलाया है, दीज आर द मेनिंजीज। करेक्ट? अब इन तीनों लेयर्स को के बीच में एक फ्लूइड होता है। ठीक है, इनके बीच में क्या होगा, फ्लूइड होगा, और इस फ्लूइड को हम बुलाते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। क्या बुलाते हैं? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, जिसे हम इन शॉर्ट CSF भी लिखते हैं। ठीक है, तो समझ आ गया ना कि ये जो ब्रेन है ना, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि बस एक खुला दिमाग है, नहीं, दिस इज अ वेरी वाइटल ऑर्गन, दिस इज अ डेलिकेट ऑर्गन। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी ना उतनी ही ज्यादा चीजें हैं। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट, वेयर वी विल बी टॉकिंग अबाउट द 3 मेन पार्ट्स। अब इस दिमाग को देखो, इस ब्रेन को देखो, तो ये एक ह्यूमन ब्रेन है। तो इस ह्यूमन ब्रेन के ना 3 मेन पार्ट्स हैं। सबसे पहले ये जो सबसे बड़ा पार्ट आपको ये वाला दिखाई दे रहा है ना, ये सारा, तो ये बेसिकली एक क्राउन जैसा है। सो दिस कंप्लीट पार्ट इज कॉल्ड एज सेरिब्रम। तो जो हमारा ब्रेन है, ब्रेन का जो लार्जेस्ट पार्ट है दैट इज सेरिब्रम। ठीक है, उसके बाद अगर आप यहां पर देख रहे हो ये वाला पार्ट देख रहे हो ना, सो दिस इज कॉल्ड एज सेरिबेलम। इसको क्या बुलाओगे? सेरिबेलम। करेक्ट? अब उसके बाद ये वाला जो ऑर्गन है, ये वाला जो पार्ट है, इसे हम बुलाते हैं मेडुला
oblongata, करेक्ट। तो ये है हमारे ब्रेन के 3 मेजर पार्ट्स। अब हर एक मेजर पार्ट को डिस्कस तो करना पड़ेगा। तो सेरिब्रम विच इज द लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ द ब्रेन, तो ये जो ऊपर है ना, ये पूरा वाला जो आपको यहाँ पर एक क्राउन जैसा दिखाई दे रहा है, ये होता है क्या, दिस इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन और इसे हम बुलाते हैं सेरिब्रम। ठीक है, सेरिब्रम, रिमेंबर। अब ये जो सेरिब्रम होता है ना, ये 2 हिस्सों में होता है। कैसे समझोगे इसको? हम समझेंगे एक अखरोट के डायग्राम से। तो आप जब भी अखरोट निकालते हो ना, तो वो कुछ ऐसा दिखाई देता है हमें। तो बस ब्रेन भी ऐसा ही होता है। तो ये 2 हेमिस्फीयर्स में डिवाइडेड है। तो एक हेमिस्फीयर ये है और एक ये है। तो हमारा ब्रेन भी ना, जब हम ऊपर से देखते हैं तो कुछ ऐसा ही दिखाई देता है 2 हेमिस्फीयर्स में। देन द आउटर सरफेस ऑफ द हेमिस्फीयर इज फोल्डेड विद रिजेस एंड ग्रूव्स। तो अब अगर आप इसको देखो ना, तो जो आउटर सरफेस है ना, तो आपको ऐसे 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 फोल्ड्स नहीं दिखाई दे रही है, बहुत सारे रिजेस हैं, ग्रूव्स हैं, मतलब बहुत सारे डिप्रेशंस हैं। ठीक है, अब ये डिप्रेशंस हैं क्यों? ये डिप्रेशंस हमारे ब्रेन में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये हमारे ब्रेन का सरफेस एरिया बढ़ाते हैं ताकि हमारा ब्रेन ज़्यादा से ज़्यादा न्यूरॉन्स को अकोमोडेट कर सके। तो एक इंसान सोचो बिना न्यूरॉन के तो क्या होगा? बिना न्यूरॉन के अगर किसी की भी बॉडी होती है तो वो ना तो कुछ फील कर पाएगी, ना सेंस कर पाएगी और ना ही रिस्पॉन्ड कर पाएगी। आपने सुना होगा कई बार कई लोगों का कि उनकी कोई एक बॉडी पार्ट है ना, जो अब एक तरह से डिसफंक्शनल हो गया है, कि एक साइड है बॉडी की या फिर एक हाथ है जो चलता नहीं है। तो बेसिकली उसके नहीं चलने का या नहीं सेंस करने का रीज़न ये है कि वहाँ पर न्यूरॉन्स डैमेज हो चुके हैं। तो जब एक बार न्यूरॉन कोई भी डैमेज हो जाता है, रिमेंबर दैट हमारे बॉडी के काफ़ी सारे सेल्स हैं, जैसे हमने आरबीसीज के बारे में पढ़ा है, जो 120 डेज का लाइफ स्पैन होता है, लेकिन ये रिप्लेस होती रहती हैं विद द न्यू आरबीसीज। लेकिन नर्व सेल या न्यूरॉन एक ऐसा सेल है जो लाइफ में एक बार डैमेज हो गया तो अब वो कभी भी रिप्लेस नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए अपने न्यूरॉन्स का बहुत खास ख्याल रखना चाहिए हमको। ठीक है, तो यहाँ पर ना इसमें जो ग्रूव्स हैं, जो डिप्रेशंस हैं, फोल्ड्स हैं, उनका रीज़न, उनका होने का कारण ये है कि ये सरफेस एरिया बढ़ा रहे हैं हमारे ब्रेन का, और जब सरफेस एरिया बढ़ रहा है तो हमारे ब्रेन में ज़्यादा से ज़्यादा न्यूरॉन्स अकोमोडेट हो रहे हैं और बहुत इफेक्टिवली सिग्नल्स पास हो रहे हैं एक तरफ से दूसरी तरफ को। क्लियर? द नेक्स्ट इज वी विल बी टॉकिंग अबाउट द पार्ट्स ऑफ द सेरिब्रम। तो अब अगर आप इस सेरिब्रम को देखो ना, तो इसमें एक आउटर वाला पार्ट है जो थोड़ा ग्रे से कलर का है और इनर वाला पार्ट है जो थोड़ा वाइटिश है। तो ये जो ग्रे पार्ट है इसे ग्रे मैटर बुलाते हैं और जो वाइट वाला है इसे वाइट मैटर बुलाते हैं। ठीक है, तो ये वाइट मैटर है और ये वाला जो है दिस इज ग्रे मैटर। ठीक है, अब जो आउटर पार्ट है जिसे हमने ग्रे बुलाया है उसमें बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं। तो उसमें होते हैं अराउंड 9 बिलियन न्यूरॉन्स। वहीं पर इनर वाइट मैटर में बहुत सारे एक्सॉन्स होते हैं। क्लियर? बस इतना ही याद रखना है, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस फर्स्ट पार्ट ऑफ ब्रेन? तो ब्रेन का ये जो पहला पार्ट है सेरिब्रम, इसका काम क्या है? ये ना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक तरह से जितनी भी आपकी एक्टिविटीज़ है ना, जो आप वॉलंटरीली कर रहे हो, जो सोच समझ के कर रहे हो, वो सारा आपका सेरिब्रम आपकी हेल्प करता है। अभी आप सुन रहे हो, सुन के ग्रास्प कर रहे हो, फिर बाद में रिस्पॉन्ड करोगे, कोई चीज़ समझ नहीं आएगी तो वापस से हमारी वेबसाइट पे या चैनल पे आओगे और सेम चीज़ को वापस से सुनोगे। ठीक है, तो ये जो भी आप वॉलंटरीली कर रहे हो ना, दिस इज ऑल कंट्रोल्ड बाय योर सेरिब्रम। करेक्ट? तो दिस इज अ सीट फॉर इंटेलिजेंस। तो जिसके ब्रेन में जितने ज़्यादा न्यूरॉन्स हैं और जितने अच्छे कनेक्शंस बन रहे हैं इन न्यूरॉन्स में, वो बच्चा उतना ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है। तो ये जो इनिशियल ईयर्स हैं हमारी ग्रोथ के, वहाँ पर बच्चा जो होता है ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्शंस डेवलप कर पाता है, लेकिन अगर उसको उतनी अच्छी
गाइडेंस मिले और उसको उतने अच्छे चांसेस मिले और उस पर उतना ज़्यादा ध्यान दिया जाए। तो द नेक्स्ट इज कॉन्शियसनेस। तो ये जो कॉन्शियसनेस है कि हमारे आसपास क्या हो रहा है, अब कोई चीज़ बदल गई, अब क्या करना है, सो दिस ऑल इज कंट्रोल्ड बाय आवर सेरिब्रम। द नेक्स्ट वन इज विल पावर। तो ये जो हम विल के अंडर काम करते हैं ना, कि मेरा मन है कि मुझे ये करना है, तो ये जो हमारी विल पावर है ना, सो करना है तो करना है, तो ये सब हमारा सेरिब्रम कंट्रोल कर रहा है। देन इट कंट्रोल्स ऑल आवर वॉलंटरी एक्टिविटीज। भागना है, चलना है, सोना है, उठना है, खाना है, खेलना है, सो एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय सेरिब्रम। नाउ कमिंग ऑन टू आवर नेक्स्ट पार्ट, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट। तो सेरिबेलम, ठीक है, तो सेरिबेलम हमने देखा था कहाँ पर होता है, पीछे वाले पार्ट में, ठीक है, तो वो पीछे एक गोभी के फूल जैसा होता है। सो इफ दिस इज सेरिब्रम, ठीक है, इसके पीछे एक ऐसे गोभी जैसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, मुझे तो वो गोभी लगती है। तो ये जो गोभी जैसा स्ट्रक्चर होता है ना, दिस इज कॉल्ड एज सेरिब्लम। तो ये जो सेरिब्लम है ना, ये काफी छोटा है साइज में एज कंपेयर टू सेरिब्रम, और ये सेरिब्रम के नीचे ही होता है, तो इसे ना छोटा दिमाग भी बुलाते हैं। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू द फंक्शंस। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और बड़ा ही फनी बिहेव कराता है अगर ये ढंग से काम ना करे। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो हमारी बॉडी का बैलेंस है, आप खड़े होते हो, आप चल पाते हो, आप स्ट्रेट चल पा रहे हो, तो ये जो बॉडी का बैलेंस है ना, ये होता है सेरिब्रम की वजह से। और साथ में जो जितनी भी आपकी मस्कुलर एक्टिविटीज जो कोऑर्डिनेट होती हैं, वो भी सेरिब्रम ही करता है। अब मान लो एक इंसान, ठीक है, एक इंसान मान लो कि जो जिसने आज पार्टी की है, जिसने आज मतलब अच्छे से अल्कोहल पी लिया है, 4-5 ग्लास या जितनी भी उसकी कैपेसिटी है उसने पी लिया है, तो अब क्या होगा, ये जो अल्कोहल है ना, ये डायरेक्टली हमारे सेरिब्लम को इफेक्ट करता है। तो जब ये सेरिब्लम को इफेक्ट करेगा तो अब इंसान फनी तो बिहेव करेगा, क्योंकि अब उसका जो बैलेंस है ना बॉडी का, अब वो बिगड़ जाएगा। तो आपने कभी किसी ड्रंक इंसान को देखा है, वो कभी इधर गिर रहा है, वो कभी उधर गिर रहा है, क्योंकि ये जो अल्कोहल है ना, उसने डायरेक्ट इफेक्ट डाला है उसके सेरिब्लम पे और उसकी बॉडी का बैलेंस बिगड़ चुका है, ठीक है। तो अच्छी बात यह है कि हम अपने आप को कभी उस सिचुएशन में ना डालें। सो वी शुड एब्सटेन फ्रॉम दीज काइंड्स ऑफ हैबिट्स, ठीक है। तो अगर मैं सेरिब्रम और सेरिब्लम को एक साथ बताना चाहूँ, तो मान लो आपने डिसाइड किया कोई एक्शन, मान लो आपने बोला कि मुझे इंग्लिश का ये चैप्टर पढ़ना है, तो सेरिब्लम क्या करेगा, उस एक्शन को इम्प्लीमेंट करेगा। मतलब आपके सेरिब्रम ने सोचा कि इंग्लिश का चैप्टर नंबर 1 पढ़ना है, सेरिब्लम जो है वो उठेगा, सेरिब्लम आपको बोलेगा कि टांगो, चलो, हाथ बुक ढूंढो, आंखें बुक ढूंढो, और फाइनली आप वो चैप्टर पढ़ना शुरू कर दोगे। सो सेरिब्रम डिसाइड्स द एक्शन एंड सेरिब्लम implements the action. Okay, let me come to it again. Cerebrum decides in action, करना क्या है, and cerebellum acts to implement that action, कि अब उठ के जाना है, बुक उठानी है और पढ़ना है, ठीक है। बात समझ आ गई? चलो आगे बढ़ते हैं। Now coming on to the last part, that is medulla oblongata, ठीक है। तो अब ये जो medulla oblongata होता है ना, ये भी काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये जो मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है ना, ये वाला स्ट्रक्चर, सो इट इज द लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन विच कम्स डाउन, कंटिन्यूज डाउन इनटू द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो ये जो स्पाइनल कॉर्ड है ना, इसमें कंटिन्यू होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। इसके फंक्शंस क्या हैं? ये कंट्रोल करता है हमारी एक्टिविटीज को, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स की एक्टिविटीज को, ये हमारे हार्ट को बीट करने में हेल्प करता है, ब्रीदिंग, पेरिस्टालिसिस ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, मतलब ये वो हर चीज कर रहा है जो हमारे कंट्रोल में तो बिल्कुल भी नहीं है, करेक्ट। तो सेरिब्रम और सेरिब्लम ये कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में वॉलंटरी एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन मेडुला ऑब्लोंगेटा बिल्कुल ही इन सबसे दूर है। वो हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को कोऑर्डिनेट करा रहा है और हमारे फंक्शंस हो रहे हैं बॉडी में, ठीक है। सो आई होप ये आपको समझ आ गया है। अब अगर किसी भी तरह की इंजरी आपके ब्रेन को, या फिर आई कैन सी इवन दिस मेडुला ऑब्लोंगेटा, किसी को भी कैसी भी इंजरी हो जाती है, तो ये इसकी इंजरी की वजह से एक पर्सन जो है
एक इंसान जो है वो मर भी सकता है, क्योंकि जो इंटरनल ऑर्गन्स के वाइटल प्रोसेसेस है अब वो नहीं हो पाएंगे। करेक्ट। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज स्पाइनल कॉर्ड। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का फर्स्ट पार्ट था ब्रेन और दूसरा है स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड हमने क्या देखा, ये था मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, यही था, यहाँ पर वो गोभी जैसा स्ट्रक्चर था सेरिब्लम, ठीक है। तो यहाँ था मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा से ही फर्दर नीचे को ये मेडुला ऑब्लोंगेटा ही एक्सटेंड होता है और ये हमारी थ्रू आउट द बैकबोन अभी एक्सटेंड करता है। इसको हम बुलाते हैं, क्या बुलाएंगे इसको, स्पाइनल कॉर्ड। तो यू रिमेंबर जब हम सेरिब्रम पढ़ रहे थे तो हमने वहां पर एक वाइट मैटर और ग्रे मैटर पढ़ा था। तो वहां पर जो वाइट मैटर था ना वो अंदर की तरफ था और ग्रे मैटर बाहर की तरफ था। लेकिन स्पाइनल कॉर्ड में ना ये पूरा का पूरा रिवर्स हो जाता है, अंदर की तरफ हमें ग्रे मैटर देखने को मिलता है, ठीक है। तो अंदर की तरफ है ग्रे मैटर और बाहर की तरफ क्या है, वाइट मैटर। करेक्ट। तो ग्रे मैटर जो होता है इसमें बहुत सारी सेल बॉडीज होती हैं और जो वाइट मैटर होता है इसमें होते हैं एक्सॉन्स। करेक्ट। तो ऑर्डर रिवर्स हो गया है, लेकिन एक बात जो सही है वो ये है कि वहां पर भी वाइट मैटर में एक्सॉन्स थे और यहां पर भी वाइट मैटर में एक्सॉन्स हैं। वहां पर ग्रे मैटर में बहुत सारे नर्व्स थे या न्यूरॉन्स थे, ठीक है, और यहां पर सेल बॉडीज हैं। करेक्ट। तो ध्यान रखनी है ये बात। आगे बढ़ते हैं, द फंक्शंस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। देखो फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पहला इसका ये फंक्शन है कि ये हमारी नेक के नीचे के जो रिफ्लेक्सेस हैं उनको कंट्रोल करती है। रिफ्लेक्स क्या होता है, एक अनकॉन्शियस रिस्पॉन्स होता है, ठीक है। तो रिफ्लेक्स क्या होता है, रिफ्लेक्स होता है एक अनकॉन्शियस रिस्पॉन्स जो हमारी बॉडी एकदम से किसी भी चीज को बिना सोचे समझे या फिर बिना पूरी तरह से एनालाइज किए बस रिस्पॉन्ड कर देती है अपने आप को सिचुएशन से निकालने के लिए। तो उन रिफ्लेक्सेस में स्पाइनल कॉर्ड का एक बहुत मेजर रोल होता है। देन इट कंडक्ट्स मैसेजेस फ्रॉम स्किन एंड मसल्स टू ब्रेन। तो जो भी स्किन में मसल्स में जो कुछ भी हो रहा है ये सारे इंपल्सेस ब्रेन तक पहुंचते हैं थ्रू द स्पाइनल कॉर्ड। देन इट कंडक्ट्स कमांड्स। अब ब्रेन क्या करेगा, ब्रेन कमांड देगा और अकॉर्डिंगली हमारी मसल्स, ट्रंक और लिम्स रिस्पॉन्ड करेंगे, ठीक है। तो ब्रेन तक मैसेजेस भेजना और ब्रेन्स की कमांड लेके हमारे मसल्स और लिम्स तक पहुंचाना, ये सारा का सारा काम करती है स्पाइनल कॉर्ड। नाउ द नेक्स्ट इज द क्विक रिकैप, ठीक है। तो जल्दी से करें, यहां पर हम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों देखेंगे और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के फंक्शंस देखेंगे। ब्रेन के 3 पार्ट्स हैं, सेरिब्रम, सेरिब्लम एंड मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। तो हमारा सेरिब्रम हमारी इंटेलिजेंस, कॉन्शियसनेस, मेमोरी और विल पावर को कंट्रोल करता है। वहीं पर सेरिब्लम मस्कुलर कोऑर्डिनेशन और हमारी बॉडी के बैलेंस को बनाता है। देन मेडुला ऑब्लोंगेटा हमारे इनवॉलंटरी एक्शंस, हमारा ब्रीदिंग, हमारी डाइजेशन, हमारा बीटिंग, हार्ट को बीट कराना, उनको कंट्रोल करता है। द नेक्स्ट इज स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड जो एक लंबी सी कॉर्ड है जो मेडुला ऑब्लोंगेटा से आगे जाती है टिल आर बैकबोन एंड्स, ठीक है। तो ये कंट्रोल करती है हमारी बॉडी के नीचे के रिफ्लेक्सेस को और ये कंडक्ट करती है मैसेजेस को, जो भी मसल्स को या स्किन को हमारे ब्रेन तक मैसेजेस पहुंचाने हैं उनको ब्रेन तक पहुंचाती है और फाइनली ब्रेन की कमांड्स लेती है और उनको हमारे लिम्स और मसल्स तक पहुंचाती है। सो दिस इज अ क्विक रिकैप about our central nervous system. So this brain and spinal cord constitutes what? It constitutes our central nervous system. Okay, now coming on to the next nervous system, that is peripheral nervous system, जिसमें nerves ही nerves हैं। तो यहाँ पर इसमें सिर्फ nerves हैं और ये जो nerves हैं ये हमारे central nervous system को connect करती हैं हमारी body के different पार्ट से। तो यहाँ पर ना हमने 2 तरह के nervous system पढ़े थे, further divisions थी 2 तरह की, कौन कौन सी थी, somatic और autonomic। तो ऑटोनॉमिक तो मतलब ऑटोमेटिक था, वहां से हमने याद रखा है। सोमेटिक जहां पर कुछ कॉन्शियस एफर्ट्स हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ना 2 तरह की नर्व्स देखने को मिलती हैं सोमेटिक नर्वस सिस्टम में। वन इज द क्रेनियल नर्व्स एंड अनदर वन आर द स्पाइनल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स जो ब्रेन से अराइज होती हैं, स्पाइनल नर्व्स जो स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होती हैं। सो दीज
all the nerves, they are responsible for relaying the sensation to सेंट्रल नर्वस सिस्टम। मतलब जो भी हमारे आसपास हमें सेंस हो रहा है, दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, फील हो रहा है, स्मेल हो रहा है, वो सारी चीजें हमें ब्रेन तक बताने में हेल्प करती है। और फाइनली हमारे ब्रेन ने क्या कमांड्स दी हैं उनको हमारे टारगेट ऑर्गन्स तक पहुंचाती है या इफेक्टर मसल्स तक पहुंचाती है कि अब तुम्हें इस सिचुएशन से ऐसे रिस्पॉन्ड करना है। जैसे अगर आप कहीं जा रहे हो और एकदम से ऐसा होता है कि बहुत ही अनप्लेजेंट सी स्मेल आती है, तो ये नोज से ये सेंसेशन ब्रेन तक जाएगी और ब्रेन ऑटोमेटिकली बोलेगा कि नाक को बंद कर लो, बहुत गंदी स्मेल आ रही है। सो योर हैंड्स विल मूव एंड यू विल जस्ट क्लोज योर नॉस्ट्रिल्स। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर। अब यहाँ पर ना ये जो नर्वस सिस्टम है ना, इसमें आप और भी बड़े सारे एग्जाम्पल्स ले सकते हो सोमैटिक के। जैसे कि आपने कोई चीज़ को टच किया, गर्म चीज़ को, और आपको लगा कि वो गर्म है, तो इमिडिएटली ये सेंसेशन, ये जो हॉटनेस की सेंसेशन है, ये आपके ब्रेन में जाएगी। आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो उसके लिए रिस्पॉन्ड करेगा, एक कमांड देगा कि हाथ को हटा लो। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द commands, or this is one of the reactions, or how these nerves they convey the messages. Okay, now coming on to our next type of nervous system, that is autonomic, जिसे मैंने बोला है कि जब भी आप ये पढ़ो ना, इसका एक चीज याद रख लो, ऑटोमेटिक। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ना बहुत सारे गैंग्लिया होते हैं। अब ये मैम एक नया वर्ड, यस एक नया वर्ड, लेकिन इट इज़ वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड बिकॉज इट इज़ अ मास ऑफ साइटोन। तो साइटोन हमें पता है क्या होता है, ये वाला ऐसा स्ट्रक्चर होता है ना एमीबा के जैसा, जिसके पास अंदर न्यूक्लियस होता है और बाहर क्या होते हैं, डेंड्राइड्स होते हैं। सो दीज आर बेसिकली द गैंग्लिया। जब बहुत सारे साइटोन एक साथ मिल जाते हैं तो वो गैंग्लिया बना लेते हैं। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में ये गैंग्लिया होते हैं और नर्व्स होते हैं जो स्पाइनल कॉर्ड की दोनों साइड्स पर हमें देखने को मिलते हैं। तो इनमें क्या होता है कि ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है ना, ये अनकॉन्शियसली एक्ट करता है, हमारे कॉन्शियस एफर्ट्स में नहीं है। मतलब ये हमारी इनवॉलंटरी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो जितनी भी इनवॉलंटरी एक्टिविटीज हैं, इंटरनल ऑर्गन्स की एक्टिविटीज हैं, उनको रेगुलेट करेगा। तो यहां पर ना दो सिस्टम्स ऑपरेट होते हैं। पहला सिस्टम है सिंपैथेटिक सिस्टम और दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक। ठीक है, बड़ा ही सिंपल है, इनको समझना ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है ना, ये दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट ही चलते हैं। जैसे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ना, ये जो नर्व्स है ना, ये तब एक्टिवेट होती हैं जब आप किसी फाइट में होते हो, ठीक है, या फिर किसी इमरजेंसी सिचुएशन में होते हो, तो ये तब होता है। वहीं पर ये पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स जो हैं, ये आपको नॉर्मल कंडीशंस में वापस आने को हेल्प करती हैं। ठीक है, तो जब भी आप ने से एक डॉग देख लिया है, अब आपको भागना है, सबसे पहले तो आंखें खुली की खुली रह जाएंगी, ओ माय गॉड, सो देयर विल बी डायलेशन ऑफ प्यूपिल। ठीक है, और फाइनली आपकी हार्ट बीट बढ़ेगी या फिर आपके जो एयरवेज हैं वो रिलैक्स हो जाएंगे, फटाफट आप ब्रीथ करने लग जाओगे और आपकी मसल्स जो हैं वो भागना शुरू कर देंगी। ठीक है, वो आपके लिम्स को बोलेंगे कि भागो। और वैसे ही सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करेगा, अब एक बार आप उस सिचुएशन से निकल गए, आप सेफ जगह पर पहुंच गए, अब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हर चीज को नॉर्मल लाने की कोशिश करेगा। जो डायलेट हुए थे ना प्यूपिल, वो भी एकदम नॉर्मल आ जाएंगे, जो आपकी हार्ट बीट बढ़ी थी वो भी नॉर्मल आ जाएगी, और जो आपकी मसल्स ने बोला था ना कि भागो, वो भागो वाला जो कमांड थी ना, वो भी खत्म हो जाएगी। सो बोथ दीज नर्वस सिस्टम्स और बोथ दीज टाइप्स ऑफ नर्व्स दे हैव एन ऑपोजिट एक्शन। एक आपको एक्सट्रीम कंडीशंस में हेल्प करता है और एक जब आप उन एक्सट्रीम कंडीशन से निकल चुके हो तो आपको नॉर्मल आने में हेल्प करता है। सो बोथ ऑफ देम आर इक्वली इंपॉर्टेंट टू अस। ठीक है, हार्ट बीट भी नॉर्मल हो जाएगी, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। क्लियर? सो आई होप दिस इज क्लियर। नाउ कमिंग ऑन टू द क्रेनियल नर्व्स। तो क्रेनियल, जहां पर भी ये वर्ड क्रेनियम आता है, इसका मतलब है इट इज समथिंग रिलेटेड टू स्कल
और टू द क्रेनियम। ठीक है, तो ये वाला हिस्सा, तो यहां पर एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, कौन सा है, दैट इज ब्रेन। ठीक है, तो ये जो नर्व्स हैं, जो क्रेनियल नर्व्स हैं, ये ओरिजिनेट होती हैं हमारे ब्रेन से, और ये हैं टोटल 12 पेयर्स। ठीक है, तो मतलब एक ही जैसी दो नर्व्स हैं, तो ये 12 पेयर में आती हैं। तो अगर हम इन टोटल बात करें, सो देयर आर 24 क्रेनियल नर्व्स, जो आपको यहाँ से ना ओरिजिनेट करती हुई दिखाई हैं। जैसे ये और ये एक पेयर बनाती हैं, ये और ये एक पेयर बनाती हैं, ऐसे ही टोटल 12 पेयर्स हैं। अलग अलग नाम हैं इनके और अलग अलग काम हैं, लेकिन यहाँ पर हमें इनके नाम और काम से कोई मतलब नहीं है। हमें जस्ट इतना समझना है कि ये जो नर्व्स निकल रही हैं ना, ये किस तरह की होती हैं। तो जैसे हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये नर्व्स होती हैं 3 तरह की। कौन कौन सी नर्व्स होती हैं, हम ऑलरेडी नाम पढ़ चुके हैं, सेंसरी, मोटर एंड मिक्स्ड नर्व्स। ठीक है, तो सेंसरी मतलब कुछ ऐसी नर्व्स होंगी जो हमारे सेंस ऑर्गन से आएंगी, जैसे कि वन इज ऑल्फैक्टरी, जो ऑल्फैक्शन में हेल्प करेगी। ऑल्फैक्शन मतलब स्मेल में हेल्प करेगी, तो ये कहाँ से आएगी, नोज से आएगी। देन ऑप्टिक, ऑप्टिक मतलब सी, साइट। ठीक है, तो ये कहाँ से आएगी, आई से आएगी। देन ऑडिटरी मतलब वी आर टॉकिंग समथिंग अबाउट साउंड, तो ये कहाँ से आएगी, ईयर से आएगी। राइट, तो ये तो 3 हैं हमारे पास सेंसरी नर्व्स। उसके सिवा कुछ हैं हमारे पास मोटर नर्व्स। तो मोटर नर्व्स क्या होती हैं, जैसे कि जो सेंसरी, जब सेंसरी नर्व एक सेंसेशन लेकर आती है, एक इम्पल्स या एक स्टिमुलस लेकर आती है हमारे ब्रेन को, तो उसके बाद हमारा ब्रेन रिएक्ट करता है, रिस्पॉन्ड करता है। तो ये जो सिग्नल है, ये जो कमांड हमारा ब्रेन देता है, ये हमारे ब्रेन से पहुंचती हैं हमारे इफेक्टर ऑर्गन्स तक। सो दोज nerves which are taking the command of the brain, so they are called as motor nerves। ठीक है, तो जैसे कि ones which are going to the eye muscles, कुछ ऐसी nerves जो हमारे आई मसल्स को जा रही हैं, ऐसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। देन लास्ट वन इज द मिक्स्ड नर्व। ठीक है, तो मिक्स्ड नर्व जैसे हमने पहले ही पढ़ा था कि इसमें दोनों के फंक्शंस होते हैं, सेंसरी के भी और दूसरा मोटर नर्व के भी। तो मतलब ये वो नर्व्स हैं जो सेंसेशन लेकर भी जा रही हैं और फिर कमांड्स लेकर भी आ रही हैं। क्लियर, सो आई होप दिस इज क्लियर। जैसे कि कुछ ऐसी नर्व्स जो फेस को जा रही हैं और फेस तक कमांड लेकर, फेस से सेंसेशन लेकर जा रही हैं और वापस कमांड लेकर भी आ रही हैं। क्लियर, सो आई होप दिस इज क्लियर। नाउ वील बी टॉकिंग अबाउट द स्पाइनल नर्व्स। तो जैसा कि नाम है, ये कहाँ से अराइज हो रही हैं, स्पाइनल कॉर्ड से। ठीक है, तो जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है उससे अराइज होने वाली नर्व्स को हम स्पाइनल नर्व्स बुलाते हैं। अब ये जो स्पाइनल नर्व्स है ना, ये टोटल 31 हैं। कितनी हैं, 31 पेयर्स हैं, नॉट 31 बट 31 पेयर्स। तो देखो, जब भी हम क्रेनियल नर्व्स की या फिर हम स्पाइनल नर्व्स की बात कर रहे हैं, तो हम पेयर्स में ही बात कर रहे हैं। तो क्रेनियल नर्व्स है 12 पेयर और स्पाइनल नर्व्स है 31 पेयर्स। राइट, तो यहाँ पर एक टिपिकल स्पाइनल नर्व जो है वो एक मिक्स्ड नर्व होती है। जैसे हमने क्रेनियल नर्व्स में देखा कि कुछ सेंसरी हैं, कुछ मोटर हैं और कुछ मिक्स्ड हैं, लेकिन अगर हम स्पाइनल नर्व्स की बात करें तो एक जो स्पाइनल नर्व होती है ना, एक टिपिकल स्पाइनल नर्व, वो मिक्स्ड होती है। मतलब उसमें सेंसरी फंक्शन भी होता है और उसमें मोटर फंक्शन भी होता है। तो यहाँ पर ये जो हैं दी स्पाइनल नर्व्स, दे आर इन्वॉल्व्ड इन वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी एक्टिविटीज। राइट, तो यहाँ पर स्पाइनल नर्व्स दोनों तरह की एक्टिविटीज को कंट्रोल करती हैं, वॉलंटरी एज वेल एज involuntary activities। Clear? So I hope the number and the types of spinal and cranial nerves are clear to you। तो बढ़ते हैं आगे कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए। तो अब अगर हम देखें ना, तो नर्वस सिस्टम के ना हमने 2 एक्शंस पढ़े हैं। मतलब either the actions are voluntary, मतलब we are doing them knowingly। राइट, तो हमें पता है कि हम ये चीज करने वाले हैं। दूसरा होता है इनवॉलंटरी, व्हेन वी आर नॉट अवेयर ऑफ आवर एक्शंस, सो दैट इज व्हाट वी आर डूइंग
अननोइंगली, ठीक है। और इन्हीं इनवॉलंटरी एक्शंस को हम रिफ्लेक्सेस भी बुलाते हैं। तो देखो वॉलंटरी एक्शंस, जैसे कि आज मेरा मन किया कि मुझे गिटार बजाना है तो मैं गिटार बजाऊंगी। अभी मेरा मन करे कि मुझे आइसक्रीम खानी है तो मैं उठ के फ्रिज तक जाऊंगी और आइसक्रीम को खाऊंगी। अगर अब मेरा मन करे कि मुझे एक स्टोरी पढ़नी है तो मैं उठूंगी, स्टोरी बुक उठाऊंगी, बैठूंगी और आराम से स्टोरी बुक पढ़ूंगी। सो दीज ऑल आर द वॉलंटरी एक्शंस विच आर अंडर माई विल, अंडर माई कंट्रोल। लेकिन कुछ ऐसे एक्शंस होते हैं जो हमें पता ही नहीं होते हैं और ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। जैसे कि जैसे ही आप गरम प्लेट को टच करते हो वैसे ही आप इंस्टेंटली अपना हाथ हटा लेते हो। मम्मी ने गरम गरम खाना लगाया है टेबल पर और अब आप क्या कर रहे हो, आप भाग के गए कि आज क्या बना होगा और आपने उस बर्तन को टच कर लिया। अब क्या होगा, आपके हाथ में एकदम गरम सा सेंसेशन फील होगा और आप इमीडिएटली अपना हाथ हटा लोगे। तो यहाँ पर आपको कुछ सोचना नहीं पड़ा, वॉलंटरली वो नहीं करना पड़ा, आपने जैसे ही टच किया आपने इमीडिएटली हाथ हटा दिया, ठीक है। सो दिस इज अ रिफ्लेक्स एक्शन। इसे हम रिफ्लेक्स या अननोइंग या इनवॉलंटरी एक्शन बुलाते हैं। तो यहाँ पर और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि मान लो आपकी आंखों में कुछ गिर गया। अब आपकी आंखों से क्या होगा, ऑटोमेटिकली आपकी आईज जो है ना वो फ्लश हो जाएंगी विद टीयर्स और वो जो पार्टिकल है ना उसको ढूंढ के निकाल देंगी। जब तक वो निकलेगा नहीं ना आपकी आंखों में वो इरिटेशन, वो फ्लशिंग ऑफ वाटर वो चलता रहेगा, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर। तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, मतलब एक ऐसा एक्शन है ना जिसमें हमारा ब्रेन इन्वॉल्व ही नहीं है, जिसमें हमें सोचना ही नहीं है, वो खुद हो जाएगा। जैसे इसमें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दैट इज PNS, जिसमें सोमैटिक और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आते हैं, रिमेंबर, और स्पाइनल कॉर्ड मिलकर ये एक्शन करती है और इसमें ब्रेन इन्वॉल्व्ड नहीं होता है। जैसे कि ये आपका एक, आप कहीं पर खड़े थे, यहाँ पर एक कैंडल थी, आप वहां पर खड़े थे, आपने गलती से ना आपकी फिंगर जो है ना वो उस कैंडल के तक पहुंच गई, जो लाइटेड कैंडल थी, ठीक है। तो ये क्या है, सो दिस इज अ स्टिमुलस, राइट, ये स्टिमुलस है। अब जैसे ही आपकी फिंगर यहां तक पहुंची, ये जो आपके सेंसरी नर्व्स थे, कौन से नर्व्स होते हैं यहाँ पर, सेंसरी नर्व्स जो आपकी स्किन में होते हैं, उन्होंने एकदम से डिटेक्ट किया कि अब गरम तो लग गया है। तो ये फटाफट से इस सारे रिफ्लेक्स को, इस सेंसेशन को लेकर जाएंगे स्पाइनल कॉर्ड तक और स्पाइनल कॉर्ड से इन टर्न अब मोटर नर्व आएगी, ठीक है। अब मोटर नर्व आएगी और ये मोटर नर्व जाकर इन मसल्स को बोलेगी। ये कौन से मसल्स हैं, दीज आर द इफेक्टर मसल्स, जिनको अब रिस्पॉन्ड करना है। तो आप क्या करोगे, आप ऑटोमेटिकली अपना हाथ जो है वहां से हटा लोगे। सो दिस इज द रिफ्लेक्स एक्शन। इसमें आपका ब्रेन कहीं भी इन्वॉल्व नहीं है, राइट। तो अब ऐसे ही बहुत दो और टर्म्स हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। एक तो रिफ्लेक्स एक्शन ही है और एक और टर्म है। तो अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन, तो अब आप क्या लिखोगे, तो आप लिखोगे कि ये एक बहुत ही क्विक, इमीडिएट और ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स है किसी भी स्टिमुलस के लिए विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ब्रेन। देखो, जब भी आप किसी गर्म चीज को टच करते हो तो क्या स्लो मोशन में हाथ हटाते हो या स्लो मोशन में सोचते हो, नहीं, आप इमीडिएटली वहां से अपना हाथ हटा देते हो। सो दिस मीन्स दिस response is very quick, this is immediate and this is automatic। ये ऑटोमेटिकली हो रहा है, आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा, इसमें ब्रेन इन्वॉल्व है ही नहीं। तो बस यही सारी चीजें इस व्हाट के आंसर में लिखनी है, ठीक है। दूसरा आता है रिफ्लेक्स आर्क। तो रिफ्लेक्स आर्क क्या है, ये बेसिकली ना एक शॉर्टेस्ट पाथवे है ऑफ नर्व इम्पल्स का, जो रिसेप्टर से शुरू होता है। रिसेप्टर्स वो जहां पर सेंसरी नर्व्स थे और उन्होंने ये चीज सेंस की और यहां से रिसेप्टर से शुरू होकर ये जाएगा इफेक्टर तक, विच मेक्स द रिफ्लेक्स एक्शन पॉसिबल। तो ये शॉर्टेस्ट वो पाथ है जो ब्रेन को इन्वॉल्व ही नहीं करेगा और फटाफट से रिस्पॉन्ड कर देगा जो भी हमारे सामने सिचुएशन आई होगी उसके लिए। क्लियर? तो अब आपको ये बात समझ आई है, सिंपल थी ना ये दोनों ही टर्म्स, क्योंकि कई बार ना क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि आपको दोनों को
व्हाट का आंसर देना है कि व्हाट इज अ रिफ्लेक्स एक्शन एंड व्हाट इज अ रिफ्लेक्स आर्क, और एक और भी तरह से बन सकता है कि व्हाट हाउ रिफ्लेक्स एक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम रिफ्लेक्स आर्क। ठीक है, तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या है और रिफ्लेक्स आर्क क्या है, इन दोनों में आपको बस यही दोनों चीजें, यही दोनों पॉइंट्स जो हैं वो आपको लिख के इसको एक्सप्लेन करना है, दैट्स इट। ठीक है, अब यहाँ पर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आती है, एक पाथवे लिखते हैं रिफ्लेक्स आर्क का। हमने बोला कि ये एक शॉर्टेस्ट पाथ है जो रिसेप्टर से शुरू होता है और इफेक्टर तक जाता है। ठीक है, तो होगा क्या कि सबसे पहले हमारे पास एक स्टिमुलस आएगा। देखो, हम कुछ भी तभी करेंगे जब स्टिमुलस होगा। तो मान लो कि आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो और आपकी मम्मी ने बोला कि बेटा अगर पढ़ाई करोगे तो आज शाम को आइसक्रीम पक्का मिलेगी खाने के बाद। ठीक है, तो अब क्या है, ये भाई हमारा स्टिमुलस है कि अगर आइसक्रीम खानी है तो पढ़ाई करनी पड़ेगी शिद्दत से। ठीक है, आराम से बैठ के पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो ये जो स्टिमुलस है ना, इसको रिसीव करते हैं हमारे सेंसरी रिसेप्टर्स। कौन करेंगे? जो हमारी बॉडी में सेंसरी रिसेप्टर्स हैं। ठीक है, सो यहां पर होंगी कुछ सेंसरी नर्व्स। ये जो सेंसरी नर्व्स होंगी, ये इस पूरे के पूरे जो भी हमारे साथ वाकया हुआ है, अभी जो मम्मी ने अभी बोला है, इस सब को लेकर जाएंगी टू आर स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो जो अभी मैं बोल रही हूँ ना, जो एग्जाम्पल मैंने स्टिमुलस के लिए दिया है, दैट इज एक्चुअली नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्स आर्क। ठीक है, उसमें हम वॉलंटरली सोच रहे हैं, बट दैट वाज जस्ट एन एग्जाम्पल ऑफ स्टिमुलस। तो अगर इसी रिफ्लेक्स आर्क के ही कॉन्टेक्स्ट में अगर हमें समझना है तो हम यही लेंगे कि हमारा जो हाथ है ना, वो किसी गर्म प्लेट से टच हो गया है, सो दैट इज स्टिमुलस। हमारे हाथ में जो रिसेप्टर्स थे, सेंसरी रिसेप्टर्स थे, जिनसे सेंसरी नर्व जुड़ी हुई थी, उन्होंने इस चीज़ को सेंस कर लिया। अब इमिडिएटली यहाँ से सारा का सारा सिग्नल चला गया हमारी स्पाइनल कॉर्ड को। स्पाइनल कॉर्ड ने क्या किया? स्पाइनल कॉर्ड ने अब बोल दिया किसको? मोटर नर्व को, कि जाके जो मसल्स हैं उनको बोलो कि एक्शन लें और वहां से हाथ को हटाएं। ठीक है, सो दिस इज हाउ दिस कंप्लीट पाथवे हैपन्स। तो यहाँ पर ना बहुत ही क्विकली, बहुत ही शॉर्ट, बहुत इमीडिएटली ये रिस्पॉन्स लिया जाता है हमारी बॉडी के थ्रू, जिसमें ब्रेन इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, तो ये बॉडी का एक प्रोटेक्शन मैकेनिज्म भी हम बोल सकते हैं कि हमारी बॉडी को ना प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी बॉडी कुछ इंस्टेंट एक्शंस लेती है विदाउट इन्वॉल्विंग आवर ब्रेन। क्लियर? सो आई होप दिस पाथवे इज क्लियर टू एवरीवन। नाउ द टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्सेस। तो रिफ्लेक्सेस दो तरह के होते हैं। पहले रिफ्लेक्सेस जो हमारे अंदर नेचुरली प्रेजेंट है, मतलब जो इनबॉर्न है, जो इनहेरिटेड है एक तरह से। सो वी डू नॉट हैव एनी प्रायर एक्सपीरियंस। ठीक है, इसके लिए हमें कोई प्रायर एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, हमें ये ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी में होते रहते हैं। जिसमें से पहला है प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्सेस। आपने देखा है कि आप अपनी आइज को ब्लिंक करते रहते हो, तो ये एक प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है। कई बार खाना डाइजेस्ट नहीं होता है, सो रिफ्लेक्स में आपकी बॉडी जो है वो उस खाने को बाहर निकाल देती है इन फॉर्म ऑफ अ प्यूक, वॉमिट आप कर देते हो। ठीक है, दूसरा, अगर कोई भी एक डस्ट पार्टिकल या कुछ आपके हवा के थ्रू ब्रीद करते टाइम आपके अंदर चला जाता है इनटू द नॉस्ट्रिल्स या आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक में, तो इमिडिएटली आप ना स्नीज करना शुरू कर देते हो, कॉफिंग, स्नीजिंग, है ना, छींक मारना। सो दिस इज ऑल द प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्सेस दैट हैपन्स। ठीक है, तो ये इन चीज़ों के लिए ना हमें इंटेंशनली कुछ नहीं करना पड़ता, ये ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी से हो जाती हैं प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्सेस के फॉर्म में। दूसरे होते हैं फंक्शनल एफिकेसी। कुछ ऐसे होते हैं जैसे कि अपना फेवरेट खाना याद करो, क्या है? मेरे राजमा चावल हैं। ठीक है, तो जैसे ही मैं ये सुनूंगी कि आज मेरी मम्मी ने राजमा चावल बनाए हैं ना, मेरे मुंह से पानी आना शुरू हो जाएगा कि मम्मी बस फटाफट खाना खिला दो अब, है ना। सो दैट इज अ फंक्शनल एफिकेसी। ठीक है, दूसरा है स्वॉलोइंग ऑफ फूड। आपने खाना खाया,
अब खाना आप चबा रहे हो और उसके बाद आप उसको स्वॉलो कर रहे हो, स्वॉलो करने के बाद वो आगे आपकी एलिमेंट्री कैनाल में जा रहा है और वो डाइजेस्ट हो रहा है। दिस इज अगेन इनबॉर्न रिफ्लेक्स, ये आपके अंदर पहले से ही प्रेजेंट है कि खाना च्यू करने के बाद अंदर को ही लेना है, ठीक है, अंदर को ही लेके जाना है। सो दैट इज अ नेचुरल रिफ्लेक्स। दूसरे आते हैं कंडीशनड। कंडीशनड मतलब एक्वायर्ड, एक्वायर्ड मतलब जो पहले से तो नहीं थे लेकिन आपने इनको डेवलप किया है अपनी लर्निंग से अपने लाइफ टाइम में। जैसे मैंने गिटार सीखा है तो मैंने गिटार सीखा है, सो दैट इज व्हाट आई हैव एक्वायर्ड इन माय लाइफ टाइम, ठीक है। दूसरा, जैसे कीबोर्ड पे टाइपिंग है, लैपटॉप के कीबोर्ड पे मैं कुछ भी टाइप कर रही हूँ तो ऐसा तो नहीं है कि मुझे पहले से आता था, बट आई लर्नड इट इन माई लाइफ टाइम एंड नाउ आई एम डूइंग इट, right? So these are the conditioned reflexes which you learn and then you do, correct? Okay, so these are the two types of reflexes, natural and conditioned. Natural, which is inborn, and conditioned, which you acquire in your lifetime, which you learn in your lifetime, right? Okay, so the next one is the basic terminology. तो जब हम ना कभी भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का नर्वस सिस्टम का चैप्टर पढ़ते हैं ना, देयर आर सर्टेन टर्म्स विच आर वेरी कॉमन, तो हम उन टर्म्स को एक बार डिस्कस करेंगे। स्टिमुलस, सो स्टिमुलस क्या होता है? हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे आसपास होने वाला कोई भी ऐसा चेंज जिससे हमारी बॉडी की एक्टिविटी बदलती है या जिसके लिए हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है। जैसे हमने गरम प्लेट को टच किया था तो हमारी बॉडी की एक्टिविटी चेंज हुई कि नहीं हुई, हमारी बॉडी ने कुछ रिस्पॉन्ड किया कि नहीं किया, सो दैट इज अ स्टिमुलस। दूसरा, रिस्पॉन्स, जब मेरी बॉडी ने किसी गर्म चीज को टच किया, मेरे हाथ ने, तो मेरी बॉडी ने क्या किया, ऑटोमेटिकली जो मेरा हाथ है ना वो हट गया वहां से, ठीक है। सो दैट इज द रिस्पॉन्स टू दैट पर्टिकुलर स्टिमुलस। जैसे ही मैंने उसको टच किया तो वो जो हॉटनेस थी ना, दैट वाज द स्टिमुलस, और मेरा वहां से हाथ हटाना वाज द रिस्पॉन्स, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज द इम्पल्स। तो इम्पल्स क्या होती है? इम्पल्स एक तरह का ना एक सिग्नल होता है या फिर एक वेव होती है जो हमारी नर्व्स में जाती है। तो याद है जब हम ये पढ़ रहे थे न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, तो मैंने आपको ना एक चीज बताई थी कि कभी भी एक नर्व के अंदर जो सिग्नल ट्रांसफर होता है उस सिग्नल को हम बोलते हैं इम्पल्स, और वो इम्पल्स इलेक्ट्रिकल फॉर्म में होता है, ठीक है, जब एक न्यूरॉन के अंदर है। और याद करो, जब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को ट्रांसफर हो रहा था तब क्या हो रहा था? तब ये पहले केमिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा था, और वो साइनैप्स, जो कि एक माइक्रोस्कोपिक गैप है दो न्यूरॉन्स के बीच में, उस गैप में जब यही मैसेज ट्रांसफर हो रहा था वो केमिकल की फॉर्म में हो रहा था, ठीक है। सो व्हाट इज एन इम्पल्स? इम्पल्स इज अ वेव ऑफ इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस दैट रन्स थ्रू नर्व्स। क्लियर? द नेक्स्ट वन इज द रिसेप्टर। रिसेप्टर क्या होते हैं? अब हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं ना, सेंस ऑर्गन्स में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो रिसीव करती हैं स्टिमुलस को। जैसे मेरे हाथ ने ये रिसीव कर लिया कि यहाँ पर आपको कुछ गर्म लग रहा है, ठीक है, तो स्टिमुलस को मैंने फील कर लिया कि यहाँ पर गर्म है। तो फील कर कौन रहा है? बेसिकली मेरी स्किन में जो रिसेप्टर्स हैं वो फील कर रहे हैं, सो दे आर द रिसेप्टर्स, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज द इफेक्टर। अब इफेक्टर कौन है? वो मसल, ग्लैंड, बॉडी का पार्ट जो रिस्पॉन्ड कर रहा है स्टिमुलस के लिए। तो जैसे अब मेरे मसल क्या हुआ, यहाँ पर जो मसल्स थी उन्होंने एकदम मेरे हाथ को वहां से हटा दिया, सो दीज मसल्स आर द इफेक्टर मसल्स, ठीक है। इन्होंने रिस्पॉन्ड किया ताकि मैं उस गर्म चीज से हट कर अपने हाथ को बचा सकूं, सो दैट वाज द इफेक्टर। तो ये जो पिक्चर है ना, इसमें एक बार लिखते हैं कौन सा स्टिमुलस है, क्या क्या है, ठीक है, जो भी हमने टर्म्स पढ़ी हैं। सो दिस फायर, दिस हीट इज बेसिकली अ स्टिमुलस ओवर हियर। नाउ व्हेन दिस, जब ये सिग्नल जाएगा आगे तो यहाँ पर क्या होंगे मेरे हाथ में होंगे रिसेप्टर्स। अब रिसेप्टर्स जो हैं वो इस सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू इस मैसेज को पहुंचाएंगे स्पाइनल कॉर्ड में। स्पाइनल कॉर्ड से ये मैसेज मोटर न्यूरॉन के थ्रू, किसके थ्रू? मोटर नर्व के थ्रू आएगा टू द, ये क्या है? इफेक्टर
मसल्स, ठीक है, ये है इफेक्टर मसल्स। तो इफेक्टर मसल्स जो हैं वो अब क्या करेंगे, मेरे हाथ को यहां से हटा देंगे, ठीक है। तो समझ आ गया, रिस्पॉन्स क्या था, हाथ का हटना। सो दैट वाज द रिस्पॉन्स। क्लियर? सो आई होप द कंप्लीट कॉन्सेप्ट ऑफ this basic terminology is clear to you. So before we conclude the session on the nervous system, let me ask you a question, very interesting question. So the question is, you are driving a bicycle at a very fast speed, ठीक है। तो आप बहुत तेज, आज तो मतलब फटाफट घर पहुंच रहे हैं, तो फास्ट स्पीड में आप जा रहे हो, साइकिल राइड कर रहे हो। Now suddenly a small boy comes in front of your cycle, and without wasting any time in thinking, you immediately apply the brakes and the accident is avoided. What name is given to such an action? जल्दी से बताओ। तो अब क्या हुआ कि जैसे ही आप भागते भागते जा रहे थे साइकिल पर, अब साइकिल के आगे एक छोटा सा बच्चा आ गया, उसको बचाने के लिए आपने एकदम ब्रेक लगा दी बिना कुछ सोचे समझे कि वो बच्चा बच जाना चाहिए, और वो बच्चा बच भी गया, किसी भी तरह का एक्सीडेंट जो है वो अवॉइड हो गया। तो ये किस तरह का एक्शन था? क्या आपने ज्यादा सोचा? आपने सोचा ही नहीं, यहाँ पर विदाउट थिंकिंग लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये कौन सा एक्शन है? ये है हमारा रिफ्लेक्स एक्शन। कौन इसको कंट्रोल करता है? इसको कंट्रोल करते हैं हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम प्लस द स्पाइनल कॉर्ड एंड नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ ब्रेन, ठीक है। सो नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ ब्रेन, राइट। सो हमने सोचा ही नहीं। क्लियर? सो आई होप द कंप्लीट कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू एवरीवन। तो बच्चों, अगर आपको कोई भी डाउट है, किसी भी तरह का डाउट है, प्लीज आस्क इट ऑन आस्क क्वेश्चन सेक्शन ऑफ learnohub.com। एंड रिमेंबर, मैंने आपको एक होमवर्क दिया था जहां पर आपको सेंसरी, मोटर और एसोसिएशन न्यूरॉन्स को मिलाकर एक कहानी बनानी है, और उस कहानी में ये तीनों न्यूरॉन्स मेंशन होने चाहिए काफी क्लियरली, ठीक है। तो ये सब आप मुझे आंसर्स कहाँ दोगे? आस्क क्वेश्चन सेक्शन पे। सो आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम विद द न्यू चैप्टर। टिल देन यू ऑल टेक केयर, एंड एज यू ऑल नो, लर्नो हम मतलब फ्री है पर बेस्ट है।